जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्राउन ऑब्जेक्टिव का जो बुक है, न्यू एडिशन का है पूरी तरह से। इसमें कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। टोटल 11 एक्सरसाइज है। आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर पूरे 11 नंबर एक्सरसाइज तक कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक टायरलेस कुमार एक चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए। वहाँ पे जो अनअकैडमी या फिर अन्य जगह में जो पेड कोर्स करवाता हूँ उसका वहाँ पे फ्री में आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हम शेयर कर पाएंगे, यानी तो सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि कंप्यूटर से भी अगर बात करें तो एनटीपीसी में प्रत्येक शिफ्ट में 3 प्रश्न आ रहे थे, तो कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरमाइन नहीं करना है, ठीक है ना। पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं क्राउन ऑब्जेक्टिव का बुक। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। जैसे लुसेंट का एक सामान्य ज्ञान का बुक पढ़े होगे वैसा ही है। अभी जो हम पहला एक्सरसाइज इसमें शुरू कर रहे हैं वो है कंप्यूटर, क्योंकि एनटीपीसी से कंप्यूटर के 3 प्रश्न आ रहे हैं, मैंने रखता है, ठीक ना। जीके के 40 प्रश्न में 3 प्रश्न कंप्यूटर का है, तो अच्छे से इसको पहले कवर कर लेते हैं, ठीक ना। तो 12वां एक्सरसाइज है। वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ सीखने का मौका मिले तो अपने जो भी दोस्त हैं शेयर कर दीजिए, ज़रूरतमंद को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। और रात को 8 बजे लगभग डेली अब लाइव क्लास में हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेते हैं उसमें, और आप लोगों को आंसर करने का मौका मिलता है। तो एक रिवाइज के प्रोस्पेक्टिव से या टेस्ट के प्रोस्पेक्टिव से उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए रात के 8 बजे। ओके, तो चलिए अभी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मतलब एक्सरसाइज जो है वो है कंप्यूटर का परिचय। तो पहला प्रश्न है आपका, परम पदम है। परम पदम क्या है? तो परम याद होगा, परम 1000, परम 800, ये सब आया था। तो ये भारत के द्वारा विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था परम। ओके, दुनिया का अगर पूछ दे तो क्रे होता है, क्रे, CR हुआ है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो किस पद्धति पे काम करता है? तो गणना एवं तर्क, दोनों पे काम करता है, गणना एवं तर्क। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं। जो बेसिक कंप्यूटर होता है उसमें क्या शामिल होता है? तो इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है, IPO होता है, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। आसान आसान प्रश्न है, पर एग्जाम में अगर आपको नहीं पता हो ना दिक्कत कर देगा, ठीक ना। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? CPU। जब तक हम CPU वाले प्रश्न पे आते हैं इसका फुल फॉर्म जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। CPU सही से लिखना, इसमें गलती नहीं कर लेना। उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र पहनने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी? उस साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ जैकवार्ड। जोसेफ जैकवार्ड। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर में क्या होता है? हजारों, मतलब 4000, 5000, जितना मैक्सिमम हो सके माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जिससे उसकी गति जो होती है काफ़ी बढ़ जाती है। सुपर कंप्यूटर। प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? जो डाटा को प्रोसेस कर देगा उसके बाद तो क्या होगा? वो आउटपुट ही होगा ना। तो आंसर क्या बन जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट। एक प्रश्न आप लोगों के लिए, सेगा 220 क्या है? एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न 2021 का। ये भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसको इसरो ने डेवलप किया, सेगा। अब यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था, आपको सुमेलित करना है। ओके, तो प्रथम कंप्यूटर जो था, प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर, उसमें क्या था? वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। सेकेंड जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। तृतीय जनरेशन जब आया, तृतीय जनरेशन, उसमें हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट। और चतुर्थ में क्या हो जाता है? डायोड। और मुझे गलत लग रहा है ये, क्योंकि चतुर्थ में क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर होगा। ओके, तो इसको थोड़ा मिरेज करते हैं, बुक में आंसर गलत दिया गया है, सही से करते हैं। देखो, चतुर्थ वाले में क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर। तृतीय वाला सही है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, प्रथम श्रेणी वाले में वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय वाले में क्या हो जाएगा? डायोड और ट्रांजिस्टर। द्वितीय वाले में क्या होगा?
डायोड और ट्रांजिस्टर। रिपीट कर लो, प्रथम वाले में वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय वाले में डायोड और ट्रांजिस्टर, तीसरे इंटीग्रेटेड सर्किट और चतुर्थ वाले में माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो हम डाटा डालते हैं उसको कहा जाता है इनपुट। इनपुट। आगे हमारा 10वां प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आई का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है तो यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका तात्पर्य है उस विज्ञान से जो ऐसी मशीनों के निर्माण का प्रयास करता है जो मनुष्य के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करता है, वही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हमारे अंदर जो इंटेलिजेंसी है ना, उसको अगर आर्टिफिशियली, हमारा तो नेचुरल है, लेकिन अगर हम किसी मशीन में ये डेवलप कर ले तो वो क्या हो जाता है? आर्टिफिशियली हो जाता है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर इसमें से है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? एनिक भी है और मार्क 1 भी है। एनिक ना बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, एनिक है तो ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का, और मार्क 1 भी है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी। ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो जिसमें सही है वही हम पढ़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है कि EKA का निर्माण टाटा सन्स कंपनी द्वारा किया जाता है। टाटा सन्स कंपनी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में आईसी चिप के उत्पादन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ से पकड़कर ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? ये है PDA। PDA। ऑप्शन नंबर ए। इसको हम स्मार्टफोन भी कह सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक ना, मतलब मोबाइल जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसी का ये कहा जाता है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब एनिक का पूरा नाम, इस बार का NTPC में ना मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न था, एनिक का पूरा नाम, क्योंकि ये पहला फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। रिपीट कर लो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अच्छा, मैं अगर स्लो पढ़ रहा हूँ ना, आपको लग रहा है कि आप इसे फास्ट मतलब डिजर्व करते हो, तो थोड़ा इसको स्पीड बढ़ा लेना, ठीक ना, क्योंकि मैं पहले फास्ट पढ़ाता था तो बहुत कमेंट आता है कि सर स्लो पढ़ाइए। ओके, तो आप उसको स्पीड बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो हालांकि, पर ठीक है कि बढ़ा लेना आप लोग। एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है वो है, एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं कह सकते वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को हम पोर्टेबल नहीं कह सकते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जबकि लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर, ये सब क्या है? लैपटॉप तो हो ही गया, फ़ोन मीन्स PDA, वो सब क्या है? पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? पहली पीढ़ी में जो होती थी वैक्यूम ट्यूब, अभी पढ़े थे ना, वैक्यूम ट्यूब। तीसरे जनरेशन में क्या होता था? इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथे वाले में माइक्रो प्रोसेसर। डाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए। आउटपुट क्या है? तो जो हमारा रिसीविंग डाटा होता है, मतलब वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को देता है, जो प्रोसेसर है उपयोगकर्ता यूजर को देता है, वही क्या हो गया? आउटपुट। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? अवेकस। अवेकस प्रथम गणना यंत्र है। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMM यानी DBMM किसको कहते हैं? यानी DBMM का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं हम DBMM। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर समझता नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाएगा, जबकि प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और इनपुटिंग करता है, मतलब इनपुट जो होता है उसी को लिखा है ऐसा। 23वां है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था? पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया एडम ऑसबोर्न ने। एडम ऑसबोर्न ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जबकि कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। 24 नंबर है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण इसमें इसके अकॉर्डिंग, जैसे कीबोर्ड है, डिस्क है, प्रिंटर है, तो CPU हो जाएगा, ठीक ना। देखो इंपॉर्टेंट तो मॉनिटर भी है, क्या मॉनिटर भी होना चाहिए ना, क्योंकि CPU अकेला काम नहीं करेगा, तो CPU और मॉनिटर दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, जैसे यहाँ पे CPU था।
डैश को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। किसको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। आईबीएम का पूरा नाम है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंप्यूटर का ये पहला कंपनी था जो कहाँ बनाया गया था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। डिजिटल घड़ी में किस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है? डिजिटल कंप्यूटर में होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज उपयोग करके प्रोग्रामिंग किया जाता था। मशीन लैंग्वेज ही डाला जाता था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब तो उसके लिए एक अलग होता है जो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक ना। अब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला दे वो हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। चिकित्सा के लिए ये सब का प्रयोग होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे कौन कौन से कथन सही दिए गए हैं? आंकड़ों के भंडारण करने के लिए यह एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सक्षम है, बिल्कुल सही है। पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी सही है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों सही है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक किसने डिजाइन किया था? सबसे पहले डिजाइन किया था जे प्रेसफर एकोल्ट और जॉन डब्ल्यू मोचली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ये प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। विनिर्दिष्ट विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? इसमें से हो जाएगा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। पर्पस है ये, ठीक ना, पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। निम्नलिखित यंत्र या उपकरण पर विचार करना है कि कौन सा एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम के बारे में ये सही बताता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जेपीएस रिसीवर्स और माइक्रो ओवन। तो ये सब कंप्यूटर पे ही काम करता है लगभग, मतलब सॉफ्टवेयर पे उपकरित होता है। तो यहाँ टोटल 33 प्रश्न थे। ओके, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, और चाहते हो कि एक ही एक्सरसाइज, मतलब एक ही वीडियो के अंतर्गत 3-4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें, मतलब वीडियो 30 से 40 मिनट का बना दे, तो वो भी आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना, क्योंकि बुक मोटा है। अगर हम ऐसे लेसन वे लेसन करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ओके, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें हमारा चल रहा है कंप्यूटर। और आज हम 12.2 एक्सरसाइज और 12.3 जो है ना वो भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कम से कम 30-40 मिनट का वीडियो होना चाहिए। ओके, तो पहला जो एक्सरसाइज है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ध्यान से देखिएगा, इससे प्रश्न एग्जाम में इस बार हर सेट में 1 से 2 प्रश्न आ रहा था, ठीक ना, तो ध्यान से देखना। पहला प्रश्न है यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम की रीबूटिंग का क्या अर्थ है? कंप्यूटर सिस्टम की रीबूटिंग का अर्थ क्या है? तो ये होता है किसी संचालित कंप्यूटर को जानबूझकर अथवा बगैर जाने पुनः स्टार्ट करना। याद रखिएगा, कंप्यूटर स्टार्ट है, वो बंद करके फिर से स्टार्ट किए, वो होता है रीबूटिंग, ठीक ना। और उसको वार्म बूटअप भी कहा जाता है, मतलब ऑन है फिर आपने उसको बंद किया और फिर चालू किया, वार्म बूटअप या रीबूटिंग, दोनों यही होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। सीपीयू में उपस्थित आंतरिक मेमोरी वास्तव में कौन सी होती है? तो ये होता है रजिस्टर्ड का समूह, रजिस्टर्स का समूह। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राइमरी मेमोरी जमा करता है। तो प्राइमरी मेमोरी डाटा, प्रोग्राम और परिणाम सबको जमा करता है, तो आंसर क्या बन जाएगा? डी, ये सभी सही है। डैश कंप्यूटर का वो भाग है जो गणित संबंधी गणनाएं करता है। गणित संबंधी गणनाएं एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ये। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में कोल्ड बूट क्या होता है? अभी हमने बताया वार्म बूट क्या होता है, यह है कोल्ड बूट, मतलब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है और फिर जब कंप्यूटर को पावर सप्लाई होती है तब ऑन होता है, ठीक ना। मतलब बंद था फिर पावर सप्लाई हुआ, ऑन हुआ। एक होता है आपने मतलब बंद पड़ा है उसको ऑन किया, वो हुआ कोल्ड बूटअप। वार्म बूटअप होता है ऑन है, जैसे होता है ना मोबाइल मतलब हैंग करने लगता है फिर जो आप करते हो रीस्टार्ट, तो वो होता है वार्म बूटअप। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा सही है।
यहाँ पे एक ही सही है कि सीपीयू कंप्यूटर के दिमाग तथा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। मॉनिटर भी इम्पोर्टेंट होता है पर ऑप्शन में नहीं दिया रहता है, तो इसलिए सीपीयू पे टिक करते हैं। कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को हम मदरबोर्ड कहते हैं, मदरबोर्ड। कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो वह सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है? वो जाएगा रैम में। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाता है, रैम में। ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहा जाता है जो कि सिंगल प्रोसेसर का उपयोग करते हुए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में एक ही समय में दो से अधिक प्रोग्रामों को संचालित करने में सक्षम होता है? वो हो जाता है आपका मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ अधिक सारा टास्क कर सकते हो, वो हो गया मल्टीटास्किंग कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा होता है? पहला होता है फेच साइकिल, फेच साइकिल। इस टाइप के प्रश्न ना आपको एग्जाम में गलती करवा देते हैं, फिर से रिपीट कर लो। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है? फेच साइकिल, फेच साइकिल। एएलयू का कार्य क्या है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पढ़े थे, तो गणितीय क्रियाओं और तर्क क्रिया को कार्य करना है एएलयू का काम। तो ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहा जाता है? सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य जो कम्युनिकेशन लाइन है उसे हम कहते हैं बस। बस, अच्छा बस का फुल फॉर्म बताइए। एक लेसन ही है, पूरा फुल फॉर्म है उसमें, उस टाइम हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बताना है बस का फुल फॉर्म। किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग हैं, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसका कौन सा पार्ट है? तो क्या सब होता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, ये सब क्या है? सीपीयू का पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना। तो आंसर क्या बन जाएगा? सारे फॉलो करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। साथ ही कोई जो बटन होता है ना, हालांकि लैपटॉप में तो बटन नहीं होता, मोबाइल में जो होता है, तो बटन को या फिर जो भी की होता है ना उसको भी एक्टिव करना या उसमें कौन सा फंक्शन आए, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो आंसर यहाँ पे डी अपना सही है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एमएस वर्ड तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन कह सकते हो, जबकि एमएस डॉस, लाइनेक्स, विंडोज़, अवंटू, ये सब क्या है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, डॉस का, अच्छा डॉस क्या है पूछा गया था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे टिक करना था। डॉस का पूरा नाम क्या है? डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? यूनिक्स का पूरा नाम हो जाएगा यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? एक साथ कई लोग, तो वो होता है टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी सही होगा। आगे हमारा 19 नंबर प्रश्न, सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है? सी भाषा में इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है? तो सैम्बियन, सॉरी सैम्बियन तो हो जाएगा, अलग ही है, वो मोबाइल के लिए होता है। आप जो नोकिया का N3 ये सब यूज़ किए होगे, वो होता है सैम्बियन 60, सैम्बियन 40। ये सी भाषा है, इसका यूनिक्स होगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, यूनिक्स। गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखो गूगल द्वारा एंड्रॉयड भी है, ठीक ना, एंड्रॉयड भी जो है वो गूगल का ही है। और सैम्बियन जो होता है ना, वो भी स्टार्टिंग में नोकिया के फ़ोन में आता था, वो भी गूगल का ही है, जो कि सैमसंग में जावा का आता, सैमसंग गुरु जो आप यूज़ करते हो ना, उसमें जावा का आता है। तो गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे क्या होगा? एंड्रॉयड, एंड्रॉयड, ठीक ना। सैम्बियन अब नहीं, उसको भूल जाओ, ये एंड्रॉयड। सैम्बियन बहुत पहले का है ना, N73 सब याद होगा ना, उस सब फ़ोन में आता था। यह प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है, यह प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है, वो है बूट रिकॉर्ड, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। जब आप पीसी बूट करते हैं तो क्या होता है? पीसी बूट करने पर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं, ये हो जाएगा। कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग कहाँ होता है? कंप्यूटर के संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग होता है टाइम सेविंग में, टाइम सेविंग में।
ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन डॉस में प्रयुक्त नहीं होता। डॉस में इसमें से कौन सा प्रयुक्त मतलब सपोर्ट नहीं करेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो डॉट ओ ये होता ही नहीं, डॉट ई एक्स डॉट कॉम डॉट पी आर जी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एम एस डॉस की एक्सटर्नल कमांड नहीं है। कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे डी आई आर जो है नहीं है, जबकि ट्री, डिस्क कॉपी और डी एच के डी एस के ये उसका कमांड है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। इसे हम कहेंगे वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग, पता नहीं ये प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है, आपको भी याद रखना है। वार्म बूटिंग, जो पहले से ऑन है उसको अगर रीस्टार्ट करेंगे तो वार्म बूटिंग। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं। रिपीटेड प्रश्न, इसको मल्टीटास्किंग कहेंगे, मल्टीटास्किंग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक लेसन और कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर, तो कई सारे प्रश्न हैं इसमें, पूरा भी हम कवर करते हैं इसको। थोड़ा आप लोग शेयर वेयर कर दो जहाँ भी आपके फ्रेंड सर्किल में है, ठीक ना, शेयर कर दो। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी नहीं है। सीडी रोम, सीडी रोम नहीं है, जबकि रैम, ईईपी रैम और ये सिंपल रोम ये सब क्या है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। किसी मॉनिटर का, ये कैसेट की तरह होता है सीडी रोम, किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस इकाई से मापते हैं। रिफ्रेश रेट मापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ना मतलब आरपीएम या इस पे टिक कर देते हैं, एमबी पर सेकंड पे टिक कर देते हैं, लेकिन हर्ट्ज पे टिक करना है। ऑप्शन यहाँ पे आसान आसान था, नहीं तो एमबी पर सेकंड रहता है, हर्ट्ज पे टिक करना है आपको। किसी ग्राफिकल यूजर डिवाइसमेंट में किस डिवाइस को स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। रिपीट करते हैं, किसी ग्राफिकल यूजर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिक्वायर होना चाहिए, रिक्वायरमेंट के लिए डिवाइस को स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है माउस को। माउस, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर पेज प्रिंटर है। कौन सा पेज प्रिंटर है, तो लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। वेब कैम का उद्देश्य क्या है। वेब कैम का उद्देश्य होता है एक इनपुट डिवाइस के रूप में, वेब कैम इनपुट डिवाइस हो जाता है। माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस ही है। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। अधिकतम मात्रा को हम स्टोरेज क्षमता कहते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी। टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। टैब की का प्रयोग करते हैं हम कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, और दूसरा पैराग्राम इंडेंट करने के लिए, दोनों होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैप्स लॉक की को टॉन्गल की क्यों कहा जाता है। कैप्स की लॉक को टॉन्गल की क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी इसे दबाया जाता है तो इसका फंक्शन आगे पीछे संचालित रहता है, मतलब दबा के छोड़ दो तो वो काम करता रह जाता है, इसलिए इसको टॉन्गल की कहा जाता है। टॉन्गल की। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज तथा पिक्चर निम्नलिखित में से कौन डाल सकता है। स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस है स्कैनर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि डाटा तथा सूचना को स्टोर करने के लिए कठोर व अस्थायी मैग्नेटिक डिस्क को इंस्टॉल करता है। आपका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी। स्कैनर डाइस को स्कैन करता है। स्कैनर किसको स्कैन करेगा, तो वो कर लेगा पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, ऑप्शन नंबर सी। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग डैश के लिए होता है, वो किसके लिए होता है, कंप्यूटर गेमिंग के लिए, और ये इनपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है। इसमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है, तो माउस, माउस। कंप्यूटर मेमोरी का जेड रैम क्या होता है। जेड रैम कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है, तो यह कैपेसिटर के युक्त रैम होता है जो कि ट्रांजिस्टर में स्थित होता है, लेकिन डी रैम की तरह विभाजित नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पे बी है, जेड रैम के बारे में। निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 डिवाइस के समूह में शामिल नहीं है, मतलब 3 एक प्रकार का है और एक अलग है। तो स्पीकर अलग है, ये आउटपुट डिवाइस है, जबकि लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ग्राफिक टैबलेट ये सब इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने के प्रति सर्वाधिक सामान्य प्रति है, किसके थ्रू हम डाटा अंदर डालते हैं कंप्यूटर में, तो कीबोर्ड अपना हो जाएगा। इसी से हम टेक्स्ट और वो डालते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, न्यूमेरिकल डालते हैं। हालांकि यहाँ पे जो स्कैनर डाला गया है, स्कैनर से भी हम कर सकते हैं, पर सर्वाधिक सामान्य है तो वो कीबोर्ड ही होगा।
पैरेलल पोर्ट अक्सर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? पैरेलल पोर्ट ये होता है प्रिंटर के लिए, प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर ए, स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? सीडी रोम विशाल मात्रा में डेटा व सूचना को स्टोर करने की का सस्ता तरीका है, सीडी रोम। ऑप्शन नंबर ए, पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण, पेरिफेरल इक्विपमेंट वो होता है प्रिंटर, मतलब सिस्टम को साइड से लगाते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है लगाते हैं, वो होता है प्रिंटर। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? कंट्रोल और शिफ्ट ये होता है मॉडिफायर, मतलब कंट्रोल दबा के कुछ को डालेंगे तो उसका वैल्यू मतलब उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, वैसा ही शिफ्ट का भी है, तो वो होता है मॉडिफायर। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक ना, जबकि मॉस, प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर ये सब क्या हो जाएगा? एक हार्डवेयर है। जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है, इस आउटपुट को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी। और जो लैपटॉप में रहेगा उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था? ऑप्टिकल माउस बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल माउस। कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किसको मूव करने के लिए किया जाता है? इंसर्शन पॉइंट को। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है? तो वो हो जाएगा एस रैम, सेकेंडरी मेमोरी एस रैम, ठीक ना, ये नॉन वोलेटाइल भूलता नहीं है, जबकि बबल मेमोरी, डी रैम, फ्लैश मेमोरी ये सब बस काम करके छोड़ देता है, भूल जाता है। 26वां, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है? इसका प्रयोग होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त होता है कंट्रोल की का, कंट्रोल की। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? इसमें से कौन सा सिर्फ इनपुट डिवाइस है? तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट है, ठीक ना, मॉनिटर भी आउटपुट है, यहाँ पे फ्लोटर क्या है? आउटपुट है। CD रॉ डिस्क है। CD रॉ डिस्क किस प्रकार का है? तो यह इरेज और रीराइट करने का काम आता है। CD रॉ, रीड राइट, R से रीड और W से राइट। आगे हमारा है वीडियो प्रोसेसिंग में डैश और डैश होते हैं जो इमेजेस को स्टोर व प्रोसेस करते हैं। आंसर अपना क्या हो जाएगा? VGA व मेमोरी, VGA व मेमोरी। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को स्क्रीन डैश कहते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन डैश कहते हैं। इसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए। रॉ व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर डैश की दृष्टि से भिन्न होता है, तो ये इसके तरीके और उसके डाटा स्टोर के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी को दबाना पड़ता है। स्टार्टिंग में जाने के लिए हम होम को दबाते हैं, होम, एक घर जैसा बना होता है होम। अब तो हालांकि विंडो का सिंबल होता है वहाँ पे। एक निवल में डैश बिट होता है, एक निवल में क्या होता है? 4 बिट होता है, 4। निम्नलिखित में से पिन प्रिंटर कौन सा है? पिन प्रिंटर इसमें से डॉट मैट्रिक्स है, डॉट मैट्रिक्स। CDRW का पूरा नाम क्या है? CDRW का पूरा नाम तो ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब कुछ कुछ कैसेट होता है, आप एक बार म्यूजिक डाल दो फिर आप उसको डिलीट करके फिर दूसरा म्यूजिक नहीं डाल सकते हो, लेकिन जो CDRW होता है ना, उसमें क्या होता है, आप दोबारा भी डाल सकते हो, उसको हटाओ फिर डालो, ऐसा होता है, रीयूजुअल होता है वो। MICR में C का पूरा रूप क्या होता है? MICR में C का पूरा रूप, C का होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर। वैसे MICR का फुल फॉर्म M से हो जाएगा मैग्नेटिक, I से इंक, C से पढ़े लिए कैरेक्टर और R से रिकॉग्नाइजर, मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहा जाता है? इसे हम क्या कहेंगे? एड्रेस, एड्रेस। USB का प्रयोग किस लिए होता है? USB का प्रयोग होता है पोर्ट टाइप के लिए, पोर्ट टाइप के लिए या प्रोसेस के लिए। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? C। मेमोरी बनती है, मेमोरी बनती है
सेलों की अधिक मात्रा से मेमोरी बनती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो डैश स्टोरेज की जानी चाहिए, तो उसके लिए होता है रैम में वो स्टोरेज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क व कंटेंट जिसे उपयोगकर्ता चेंज या इरेज नहीं कर सकता, कंटेंट होगा यहाँ पे, ठीक ना, कंटेंट, अच्छा कंटेंट ही लिखा है, तो जिसको चेंज या इरेज नहीं कर सकता है वो क्या होता है? तो वो होता है केवल रीड मेमोरी, जिसे हम CDRW पढ़े थे ना, तो ये क्या है? CDR है ओनली, ओके। इसमें इरेज नहीं होता और रीलोड नहीं होता, इसमें इरेज कर सकते हैं। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर को समझ सकती है? तो वो है मैक्रो प्रोसेसर। जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है तो डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तब डेटा होता है मेन मेमोरी। डीवीडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फॉर्मेट। कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है? 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट जीबी। सब बड़े से छोटे की तरफ आपको कर्म लगाना है। तो सबसे बड़ा टीवी होता है, फिर जीबी, अच्छा फिर एमबी होता है ना, पहले टीवी, जीबी, एमबी, केबी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। तो अभी मैंने 2 लेसन कंप्लीट किया। सेशन अगर आपको अच्छा लगा और चाहते हैं कि इससे भी लंबा वीडियो बनाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, तभी हम वीडियो लंबा बना पाएंगे, ओके। तो यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं क्राउन ऑब्जेक्टिव का जो बुक है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है कंप्यूटर। और हमने 12 एक्सरसाइज का पॉइंट 3 तक यानी 3 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी 4, 5, 6 जो भी एक्सरसाइज है, जो इतना हो पाएगा अभी, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी का भी प्रश्न देखे होंगे तो प्रत्येक शिफ्ट में 3 प्रश्न आ रहे थे कंप्यूटर से। तो ये बहुत अधिक होता है, क्योंकि 40 जीके का प्रश्न है, जिसमें से कि आपका 3 जो है ना वो आ जा रहा है, मतलब कंप्यूटर से। अप्रॉक्स 9% क्वेश्चन जो है वो आ जा रहे हैं कंप्यूटर से, तो बहुत वैल्यूबल होता है। तो इसीलिए कंप्यूटर का, और साथ ही जब कंप्यूटर एंड हो जाएगा तो फिर जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ना, जितना भी है टोटल 300-400 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, उसको लेके मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। तो अभी जो हमारा एक्सरसाइज है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर हम पेड़ का फोटो नहीं भेज पाए। अरे मेरे भाई, फोटो से कुछ खास नहीं है, आप पेड़ लगाओ, ठीक ना। आपका मन जानता होगा ना कि आप कितने अच्छे हो, कितने क्या हो, ठीक ना। तो नेचर के प्रति रहना चाहिए थोड़ा लगा। चलिए पहला प्रश्न है अब यहाँ पे, बाइनरी 10,000 का ऑप्टल समतुल्य क्या होगा? ये ऑप्टल समतुल्य जो होगा 10,000 का, वो होता है 20। बाइनरी कोडेड डेसिमल में दशमलव अंक 7 का BCD समतुल्य क्या होगा? ये हो जाता है 111। 7 को वो तोड़ने वाला होता है। हम जब सब्जेक्टिव करेंगे ना, मतलब कंप्यूटर का, तब बता देंगे वो तोड़ने का होता है, 2 से डिवाइड देते चलो। अगर निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर है? तो बाइनरी में 0 और 1 यूज होगा, तो यहाँ पे 1 और 0 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दशमलव संख्या इसका के समतुल्य ऑक्टल संख्या इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 1600, मतलब 1600। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। बाइनरी संख्या इतना सारा दिया गया है, का ऑक्टल समतुल्य क्या होगा? इसमें हो जाएगा 514 और यहाँ पे 8। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम डेसिमल या बाइनरी करते हैं। बाइनरी का मैंने डेसिमल, सॉरी गलती कह दिया मैंने। बाइनरी का किया जाता है 0 और 1। बाइट 0 से कहाँ तक किसी भी संख्या को निरूपित करता है? बाइट जो होता है कहाँ तक करता है? 0 से 255 तक, क्योंकि 256 से आगे बीट शुरू हो जाता है। ASCII 8 में डैश करेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, इसमें निर्मित होता है 256। ऑप्शन नंबर सी। आगे ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। रिपीट कर लो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर
फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस बार ऐसे ही ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना। तो आपको सारा याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये भारी है तो नहीं पूछता, ऐसा नहीं, पूरा याद करना पड़ेगा। कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा होता है? सबसे अच्छा है बाइनरी। बाइनरी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि ये डैश का बना होता है, ये बना होता है डिजिटों का, डिजिट। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 111 4 टाइम्स है, इसका समतुल्य होगा, ये समतुल्य होता है 15 के, 15। FA 10 और 16 का बाइनरी समतुल्य क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पे 1111, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे EBCDIC में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर को निर्मित किया गया है? 256। बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर एक यूनिट कॉम्बिनेशन को मिलाकर क्या बनता है? ये बनता है 8 बिट, 8 बिट। आगे जो एक्सरसाइज है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे, फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या क्या है? तो एक तो है इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार। ये सब क्या है? फ्रीवेयर के दो उदाहरण है, फ्रीवेयर है ये सब। आगे प्रश्न है सेकंड नंबर, 1 मिनट। डाइस वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझता है। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है? ये ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मेनली काम ही वही है कि जो हार्डवेयर है उसको फंक्शन करवाना और किसका काम है वो बताना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर अनुदेश देता है कंप्यूटर को क्या करना है। ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर किसके मिश्रण को डैश रूप में संदर्भित करता है? ये किस रूप में संदर्भित करता है? फॉर्मवेयर, इसको कहा जाता है फॉर्मवेयर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसमें डैश इंस्टॉल किया जाता है। इसमें इसका एक अलग ड्राइवर होता है, ठीक ना। अगर नहीं करोगे तो वो काम नहीं करेगा। जैसे मैं अभी पेन से लिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि आप परचेज करके लाए लगा दिए काम करना शुरू होगा, नहीं। इसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, ड्राइवर होता है, वो डालना पड़ता है। जैसे मैक ही इसमें कनेक्ट है ना, तो मैक का अलग ड्राइवर होता है, तो आपको सब कुछ कनेक्ट करना पड़ता है, तो ड्राइवर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें डैश कहा जाता है, जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे आप मोबाइल नया खरीद के लाए, उसमें जो सब एप्लीकेशन है जैसे मैसेजिंग, कॉलिंग, ये सब जो है वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक ना। जैसे व्हाट्सएप सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक्स्ट्रा आपने डाला है। तो जैसे क्रोम हो गया, वो सब क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स डैश किस्म का सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स जो है एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें से कौन सा हार्डवेयर है? तो कंट्रोल यूनिट, ये क्या है? हार्डवेयर है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, ड्राइवर लगा है ना, एक्सेल, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर होता है। एक प्रश्न आया था कि स्प्रेडशीट किस में होता है, तो इसका आंसर होता है एक्सेल। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को निर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं? तो आंसर बनेगा मल्टीपल यूजर लाइसेंस, मल्टीपल यूजर लाइसेंस, MUL। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइल को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हम करते हैं फाइल कंप्रेसर का। कंप्रेस कर देने से क्या होता है, जो फाइल का साइज होता है, डाटा जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि एक ना कमेंट मुझे कर रहे थे कि सर आपका वीडियो जो होता है ना बहुत अधिक डाटा कंज्यूम कर लेता है। देखो मैं पहले जब मोबाइल से बनाता था ना तो उस टाइम मतलब फ्री वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करता था तो काफ़ी डाटा लगता था, मुझे भी लगता था, अब आप लोगों को भी लगता होगा। लेकिन अब जो है ना पेड वाले में थोड़ा ये तो है, पर जानते हो पेड है तो मुश्किल होता है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम के साथ साथ प्रोसेसिंग होती है, तब प्रोसेसिंग क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग। अगर दो से अधिक हो रहा है तो मल्टी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का, यानी सॉफ्टवेयर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे अनुदेशों का सेट
जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे प्रोग्राम कहेंगे। कंप्यूटर को क्या करना है, और कंप्यूटर में चाहे मोबाइल में जो उसका जो बटन होता है ना, उसको जो ऑपरेट करता है, जैसे कि अब वॉल्यूम वाले से वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, तो ये सब काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है ना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहो चेंज करके, तो आप जैसे रूट कर देते हो ना ऑपरेटिंग सिस्टम में छेड़छाड़, तो उससे क्या होता है, आप वॉल्यूम वाले को पावर बटन नहीं बना सकते हो, ठीक ना। तो ये सब फंक्शन आ जाता है। आगे, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? ये किया जाता है कहानी टाइप करने के लिए। कहानी टाइप करने के लिए वर्ड प्रोसेसर का मेनली यूज, और भी बहुत यूज होता है, पर जैसे इसमें तस्वीर को पेंट करना, आकृति ड्रॉ करना, ये सब इसमें नहीं है। आईबीआई का हिसाब के लिए एक्सेल है, आकृति ड्रॉ के लिए वो पी1 होता है ना, पावर पॉइंट, वो होता है। इसमें वर्ड प्रोसेसर में कहानी टाइप करो, या जो भी कहानी टाइप का ही मेनली कहानी, किस प्रोग्राम मतलब एप्लीकेशन सभी लिखता है उसी में कोई भी, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? इस टाइप के एप्लीकेशन को कहा जाता है शेयरवेयर। शेयरवेयर, जैसे कि ढेर सारा एप्लीकेशन देखते होगे, कहा जाएगा 1 महीना तक फ्री यूज करो या 7 दिन तक फ्री यूज करो, फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, तो शेयरवेयर। डैश प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रतिबंध करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के बीच के कार्यों का समन्वय करना है। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने ऊपर ही जिक्र किया था, मेन काम उसी का होता है। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? ये होता है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार के माध्यम से दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। कंप्यूटर बूट, ये बूट नहीं कर सकता यदि उनमें डैश नहीं होता है। यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है तो वो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, बंद होता है। जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है? उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। आगे अब जो एक्सरसाइज है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक ना। देखो इतना अच्छा आपको कलेक्शन जो है ना कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। एक मिलेगा आपको बीएससी का बुक आता है, बैंक के लिए मेनली है वो, लेकिन उसमें आंसर बहुत अधिक गलत है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम का है मेरे पास, कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। और मतलब ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लुसेंट में भी अगर आप देखो तो 150 प्रश्न है, कंप्यूटर खत्म, लेकिन इसमें एक्सरसाइज वाइज करके काफ़ी अच्छे से दिया गया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। अब ये पहला प्रश्न यहाँ पे, वर्ल्ड डिस्क में डिलीट हो गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? ये भेजा जाता है रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन, डिलीट किया गया फाइल। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो ये हो जाएगा कि एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करता है। टास्क बार क्या होता है? तो स्क्रीन के बॉटम पर नीचे, जो अगर मैं अभी इसको नीचे ले जाऊं दिखाता हूं, ये जो आप स्क्रीन के नीचे या नीचे देख रहे हो ढेर सारा ये सब कर्सर सब, तो यही क्या होता है? टास्क बार कहा जाता है इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्क्रीन के बॉटम पर, ठीक ना। टॉप रहता तो दूसरा होता, टॉप नहीं, बॉटम है यहाँ पे। यदि आप फ्लॉपी के फाइलों को डिलीट करने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो फाइल डिलीट हो जाएगा और फिर रिसाइकल बिन में रीस्टोर भी रहेगा, उससे हम रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे है, अगर डायरेक्ट डिलीट करोगे तो फिर रिसाइकल में आएगा, शिफ्ट के साथ अगर डिलीट करोगे तो वो वहाँ पे भी नहीं आएगा। ओके, आगे विंडोज़ एमई और एमई में एमई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है मिलेनियम। मिलेनियम। ऑप्शन नंबर ए। ग्रुप वेयर क्या होता है? ग्रुप वेयर एक सॉफ्टवेयर होता है। मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। मेन्यू पर कमांड, प्रत्येक मेन्यू पर एक विशेष कमांड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइल के बारे में सत्य नहीं है? तो प्रयोक्ता फाइल इंटेंशन उस कंप्यूटर को दिखाने में स्थापित करता है जिस पर फाइल बनाई गई हो, ये गलत है। सही क्या सब है? वे स्टोरेज माध्यम पर सेव किया गया डाटा संग्रह है। प्रत्येक फाइल का एक फाइल नेम होता है। सभी फाइल में डाटा होता है। तो ये सब सही है यहाँ पे। अब है क्वेश्चन नंबर 9। पुल डाउन मेन्यू में पेडेड मतलब जो पेड क्या होता है, डिम हुई कमांड का क्या महत्व है? यह है कि कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल है। ऑप्शन नंबर ए। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक प्रोग्राम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो हम कट और पेस्ट करेंगे, कट एंड पेस्ट। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने नहीं,
वो यहाँ भी है और वहाँ भी ले जाएंगे, तब होगा कॉपी और पेस्ट, ठीक ना, ये सूत्र याद रखिएगा। इस सब का थोड़ा अगर कट पेस्ट का करें तो Ctrl+CTRL प्लस एक्स यूज़ करना है, और पेस्ट के लिए Ctrl प्लस भी यूज़ कीजिएगा, और कॉपी के लिए यही Ctrl प्लस सी याद कीजिएगा, ठीक ना। ये सब पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा, हमको तो याद हो गया ना, बनाते हैं। आगे हमारा, किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है। पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइटल बार पर पॉइंट करें, ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहला कदम यही होगा। कॉपी कमांड कहाँ सेव करता है, कॉपी कमांड कहाँ सेव करता है, क्लिप बोर्ड में, क्लिप बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कंप्यूटर में मेनली थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी चाहिए ना, तो मेरा एक चैनल है कुमार सॉल्यूशन, मतलब वो वहाँ मैं वैसे ही बनाया हूँ, कोई खास नहीं है। मतलब जहाँ मुझे लगता है कि लैब में मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ना, तो उसका मैं सॉल्यूशन वहाँ डाल देता हूँ, जिससे जनरली लोग ऐसा फेस करते हैं, तो वहाँ मैं डाल देता हूँ। तो अगर आपको देखना है तो वहाँ मैं डाल दूंगा। कंप्यूटर का जो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सेटिंग सब होता है ना, जैसे कि किसी किसी का डाटा बहुत खत्म हो जाता है कंप्यूटर में, तो ये सब चीज़ जो लोग को थोड़ा बहुत चीज़ जानने वाला, तो वो सब हम वहाँ डालते हैं। तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, कुमार सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। 14 नंबर प्रश्न है, विंडो एक्सप्लोरर फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें हम उस पर क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, मौजूदा डॉक्यूमेंट में बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये होता है एडिटिंग, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में डैश रख सकते हैं, उसमें क्या रख सकते हैं, माय टेक्स्ट रख सकते हैं उसमें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। लेकिन माय टेक्स्ट गलत है, डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे आंसर इसका गलत है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब टेक्स्ट फॉर्म में भी रख सकते हैं, लेकिन मेनली डॉक्यूमेंट जब दिया गया तो डॉक्यूमेंट रखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र, जिन्हें आइकन कहा जाता है, और मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं GUI का, GUI। सामान्यतः डैश लोकेटेड आइकन में आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं, ये एक्सेस करते हैं डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप मेनली स्क्रीन पर जो होता है उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। टेबल के कंटेंट्स को कॉलम की चौड़ाई में ऑटोमेटिकली फिट करने के लिए वर्ड को इंस्ट्रक्ट करने हेतु किस बटन पर क्लिक और ऑटो फिट कंटेक्ट को पॉइंट कीजिए, ये होता है ऑटो फिट बटन क्लिक होता है वहाँ पे। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है, ये दिखाएगा मेन्यू बार। फाइल में इंफॉर्मेशन के अलावा शामिल होता है, फाइल में इंफॉर्मेशन के अलावा साइज भी शामिल होगा, साइज कि कितना डाटा उसमें है वो साइज। डैश फॉर्मेट किसी ऑडियो फाइल के आकार का लगभग 1/10 तक कम कर देता है जब ध्वनि का मूल विशेषता को संरक्षित किया जाता है, ये होता है MP3 1/10 कम कर देगा। डैश कमांडों की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसे कहा जाता है मेन्यू। विंडो में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। तो और अच्छा एक होता है ब्राउज में जो पहला खोलेंगे तो उसको कहा जाता है होम पेज, हालांकि वो इंटरनेट वाला होगा, इसमें आगे वो दिया गया उसमें पढ़ लेंगे। तो यहाँ हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है ना। और इसमें करीब 3-4 एक्सरसाइज है, टोटल कितना देख लेते हैं अभी हम। टोटल 11 तक है, मतलब 4 एक्सरसाइज और बचा हुआ है आपका, तो आगे हम कर लेंगे, 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तक पहुँच जाए तो अच्छा ही होगा, सबके लिए अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं क्राउन ऑब्जेक्टिव का बुक है, और जिसमें हमारा कंप्यूटर चल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12.7 नंबर का एक्सरसाइज है, मतलब इससे पहले मैंने 6 लेसन कंप्लीट कर लिया है। अभी पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और अभी 2-3 एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन देना था, मतलब मैं अभी आजकल जो है ना वो ओलंपियाड का क्वेश्चन बनाता हूँ, तो मैथ का आप लोगों को नहीं देखने का मन है, नहीं देखना। हालांकि जिनका मैथ थोड़ा अच्छा है ना, देख लेना, क्योंकि अच्छा इंपॉर्टेंट, मतलब कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा मिलेगा। और एक मैं साइंस का प्रश्न एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कितना अच्छा प्रश्न सब है। जैसे ये प्रश्न है, केमिकली वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर IUCN का फुल फॉर्म। इसमें एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन सा होता है, तो लाइकेन। प्लैनेट शब्द कहाँ से आया, ग्रीक।
एंडेमिक स्पीसीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। मतलब अच्छा खासा प्रश्न आता है जो आपके जनरल कंपटीशन में आता होगा ना, वही सारे प्रश्न इसमें भी आता है। तो अगर मन करे तो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा हमको प्रश्न लगा, तो देख लेना आप लोग भी। चलो अभी कंप्यूटर शुरू करते हैं। और इसके साथ ही कोई भी अगर स्कॉलरशिप वाला एग्जाम होता है ना, कम्पिटिटिव एग्जाम टाइप का, 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास, तो उस सब का भी क्वेश्चन देखिएगा। मतलब वो सब काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न लेता है, तो देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जानते ही हो, वो जो सिस्टम को बूट करवाता है, स्टार्ट करवाता है, वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक ना। और प्रोसेसिंग डिवाइस तो अलग चीज़ है। ये क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम अलग से डलवाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। कट और पेस्ट करने के लिए, इसके लिए हम करते हैं एडिट मेनू। एडिट मेनू अगर पूछ ले आपसे इसका शॉर्टकट क्या होता है कट का, तो मैंने बताया था Ctrl+X होता है, Ctrl+X। और पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है। कॉपी के लिए क्या होता है, Ctrl+C होता है। आगे तीसरा प्रश्न, टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए Ctrl+B क्लिक करते हैं। Ctrl+B क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। जैसे आपको देखता होगा कि अंडरलाइन होता है, टेढ़ा वाला फॉन्ट होता है, और फिर होता है बोल्ड। तो अगर आप सेलेक्ट ऑल कर दोगे, सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A होता है, उससे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर Ctrl+B करोगे तो सबका फॉन्ट जो है हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, मतलब थोड़ा मोटा हो जाता है। आगे वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट की सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो इसके लिए हम Ctrl+E दबाएंगे, Ctrl+E। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर किस कमांड का प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम करेंगे न्यू। ऑप्शन नंबर सी। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट का अलग नाम सहित सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें हमको सेव एज में जाना पड़ता है, तो सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। या तो डायरेक्ट आप राइट क्लिक करोगे तो आता है सेव एज का, यानी तो फिर ऊपर में सेव जहाँ से करते हो उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसके आसपास आ जाएगा सेव एज, आपको याद करना है सेव एज। सेव करोगे तो वही नाम पे हो जाएगा। सेव एज में आप फॉर्मेट चेंज होता है, जैसे मतलब मान लें मैंने टेक्स्ट में काम किया है, अब जैसे आपको व्हाट्सएप पे आपको भेजूंगा तो PDF में भेजूंगा, क्योंकि डॉक फाइल तो वो काम करता नहीं मोबाइल में, सब मोबाइल में, तो PDF के लिए वही सेव एज में जाके करना पड़ता है। 7 नंबर प्रश्न है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक कर फिर किसे हम क्लिक करते हैं, इसके लिए हम अपर केस को क्लिक करते हैं, अपर केस को। ऑप्शन नंबर ए। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी को दबाना पड़ता है, होम बटन को, होम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट डैश में डिस्प्ले होता है, इसका जो डिस्प्ले होता है वो फार्मूला बार में ऊपर जो आप मतलब इस टाइप का दिख रहा होगा ऊपर में रहता है, तो इसमें वो शो करते रहता है, फार्मूला बार कहा जाता है उसको। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार डिस्प्ले किया जाता है, इसके लिए करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। वर्ड डॉक्यूमेंट में किस तत्व को रंग में दिखाया जाता है, रंग में दिखाने के लिए केवल ग्राफिक्स या केवल टेक्स्ट, तो सभी तत्व को जो भी होगा सबको हम उसमें क्या कर सकते हैं, कलर में दिखा सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे सी है। मेन्यू में डैश की सूची होती है, मेन्यू में कमांड का सूची होता है, कमांड। डॉक्यूमेंट की शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूची को डिस्प्ले करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, यहाँ हम हेडर और फुटर का प्रयोग करते हैं। हेडर और फुटर उस पर जाने के लिए आसान होता है, जैसे ये पेज होता है तो यहाँ पे अगर आप बार बार माउस क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिक ऐसा ऐसा लाइन बन जाएगा, ये हो गया हेडर, और नीचे हो जाता है ये होता है फुटर। एक बार डाल दिए तो सब पेज में वो आ जाएगा। ओके। प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किसका प्रयोग करें, प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए आप प्रिंट रिव्यू या प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग कर सकते हैं। आप डैश का प्रयोग चयनित पार्ट यानी जिसको Ctrl+ ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज को पेस्ट करने, तो कॉपी के लिए मैंने कहा Ctrl+C है, और फिर पेस्ट करने के लिए Ctrl+V है, तो Ctrl+C और Ctrl+V। दाएं मार्जिन का ट्रैक करने वाली विशेषता डैश कहलाती है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं वो होता है रेंड राइट, रेंड राइट।
बाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट डाइस मोड में प्रिंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आप वैसे ही लिखते हो और प्रिंट कर देते हो, तो ये होता है पोर्ट्रेट मोड में। पोर्ट्रेट मोड में एक होता है लैंडस्केप लेटा के और एक होता है पोर्ट्रेट, ठीक ना। पोर्ट्रेट ही अधिक होता है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्नलिखित में से कौन करता है? सेल का पहचान जो है वो एड्रेस करता है। सेल क्या होता है? जैसे रॉ और कॉलम, जिस पॉइंट पे ये वह सेल जिसमें आप काम कर रहे हो, ये चौखुट्टा जिसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है, तो ये उसको एड्रेस होता है, जिसमें जैसे C1 B2 होगा तो कॉलम 1 का बी मतलब रॉ, हालांकि बी इसको लिखा जाता है, रॉ दूसरे नंबर का, तो वो होता है उसका एड्रेस। कर्सर में मौजूदा स्थिति में बाईं ओर से कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग करते हैं बैक स्पेस का, बैक स्पेस। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? फाइल एक्सटेंशन करते हैं फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल किस टाइप का है उसका आइडेंटिफाई करने के लिए पता करते हैं। वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं, अंडू। एक्सेल 20 है और बाय 4 8 है। फार्मूले का मूल्यांकन करना और उसका उत्तर दीजिए। इसका मूल्यांकन हो जाएगा 400। किसी खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डेटा के परिणामों की डायनामिकल गणना कर पाते हैं। ये हो जाएगा आपका फार्मूला एंड फंक्शन, फार्मूला एंड फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी। एक्सेल में यह एक परिकार्डिड फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। शॉर्टकट प्रदान करता है फंक्शन की। ऑप्शन नंबर सी। एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को मेन्यू का प्रयोग करके इरेज करना होता है तो यूजर को क्या करना चाहिए? इरेज करने के लिए हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको एडिट करेंगे और क्लियर सेलेक्ट कर देंगे, या डायरेक्ट आप मतलब बैक स्पेस कर दोगे सिलेक्ट करके तो भी आपका हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हो जाएगा। आगे 26 नंबर प्रश्न है हमारा कि डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दाईं और बाईं मतलब दाईं और बाएं दोनों मार्जिन पर कौन सी जस्टिफिकेशन लाइन करती है? तो इसके लिए जो प्रयोग होता है वो है जस्टिफाइड मतलब दाएं और बाएं कितना का आप गैप रखोगे उसमें। आगे स्प्रेडशीट प्रोग्राम में बनाए जा सकने वाली चार्टों के प्रकार में सभी शामिल है सिवाय कौन सा? इसमें कौन सा स्प्रेडशीट में शामिल नहीं होता है? तो स्कैटर नहीं होता है, जबकि पाई, बार, ब्लॉक ही होता है। याद रखिएगा स्प्रेडशीट जब भी है एक्सेल होता है। प्रश्न आया था इस बार कि इसमें से किस एप्लीकेशन में स्प्रेडशीट होता है, तो एक्सेल, वर्डपैड ये सब दिया गया था, तो एक्सेल होता है आंसर। किस डॉक्यूमेंट में से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? सेंटेंस को मैंने डिलीट करना है तो हाईलाइट एंड डिलीट करेंगे, हाईलाइट और डिलीट, उसको मतलब सेलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो। निम्नलिखित में से कौन गणना वाले अंकों या शब्दों को दिखाता है जो जिन मूल्यों पर निर्भर होता है उसके बदलने पर बदल जाता है? आप एक्सेल में से देखते होगे, ये होता है फार्मूला। जैसे 4 6 2 ऐसे लिखा है, जोड़ के यहाँ पे कुछ लिखा है, अगर आप इसको चेंज करते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये हो जाता है, उसमें फार्मूला का प्रयोग होगा तभी ऐसा होता है। डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है उसे पढ़ना या फिर उसे गलतियों को सही करना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 12.8 कंप्यूटर की भाषाएं, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर मतलब। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न सब है इसमें भी। पहला प्रश्न है कंप्यूटर्स के लिए पहली बार उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण किसने किया था? ये किया गया था कोनार्ड ज्यूस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रायः एम्बेडेड कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाती है? एम्बेडेड में सी लैंग्वेज होता है, सी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो लिखा है फोर्ट्रन एक प्रस्तुतीय लैंग्वेज हुआ। फोर्ट्रन एक अनुदेशात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि विशेष रूप से अंकीय परिकलन और वैज्ञानिक परिकलन के लिए उपयुक्त होता है। बिल्कुल सही है, ये सुपर कंप्यूटर हुआ, इस समय यही यूज होता है फोर्ट्रन उच्च निष्पादन वाले परिकलन के क्षेत्र में सबसे प्रचलित लैंग्वेज है जो दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे दोनों का सही हो जाएगा। याद रखिएगा फोर्ट्रन क्या है? एक वैज्ञानिक परिकलन वाला लैंग्वेज है जो कि हाई स्तरीय जो कंप्यूटर होगा उसमें प्रयोग होता है। तो आंसर यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं?
इसे हम कहते हैं असेंबलर। असेंबलर जो मशीनी लैंग्वेज को फिर हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो होता है असेंबलर। अब यहाँ पे सूची दिया गया है जिसमें सुमेलित करना है मेनली। तो पहला इसमें फोर्ट्रन, अभी पढ़े थे। फोर्ट्रन क्या है? वैज्ञानिक लैंग्वेज है, तो परिकलनीय भौतिक और रासायनिक विज्ञान में उपयोगी होता है, तो ये आप इससे मिला दोगे। फिर है कोबल। कोबल किस प्रकार का लैंग्वेज है? तो ये मतलब करेक्शन करने के लिए जो कंपनी सब का होता है ना, तो वित्त एवं कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उपयोगी है। फिर आता है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सॉफ्टवेयर के लिए, पोर्टेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए विकास करेगा। और फिर है बेसिक, तो हम लोग एजुकेशन करते हैं उसके लिए होता है बेसिक, तो शिक्षा और विज्ञान में पढ़ाई करने के लिए छात्रों के लिए। फिर से रिपीट कर लो। फोर्ट्रन हो जाएगा साइंस के लिए मेनली, कोबल होता है जो बिजनेसमैन है उसके लिए, सी लैंग्वेज होगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप का होता है उस टाइप के लिए, और बेसिक लैंग्वेज होता है स्टडी करने वाले छात्रों के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज वेब पेज तथा अन्य वैसी सूचनाओं को डिस्प्ले करने के लिए प्रयुक्त की जाती है जो कि वेब ब्राउजर में डिस्प्ले की जा सकती है? तो उसके लिए कौन सा लैंग्वेज होता है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कंप्यूटर का भाषा है और उसके खोजकर्ता दिए गए हैं, तो पास्कल का जो पास्कल किया था ये गलत है, सही वाला सब याद कर लेते हैं। सी का किसने किया था? डेनिच रिची ने। देखो ये सब याद करने में थोड़ा मुश्किल है पर याद कर लेना, क्योंकि इस बार ना अजीब अजीब पूछ रहा था, ब्लूटूथ का खोजकर्ता कौन है, तो इस टाइप का तो याद करना पड़ेगा ये सब भी। सी का कौन हो जाएगा? डेनिस रिची, डेनिस रिची। C++ का वज्रने ट्रांसस्ट्रप, फिर से रिपीट करते हैं, C++ का वज्रने स्ट्रास्ट्रप। स्मोबोल, स्मोबोल का रॉल्फ ई ग्रिसबोल्ड, रॉल्फ ई ग्रिसबोल्ड। आगे 8वां, एक असेंबलर का कार्य है। एक असेंबलर का कार्य क्या है? तो ये असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलेगा। कंप्यूटर के लिए सबसे पहले C- लैंग्वेज का विकास किसने किया था? ये किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। डेनिस रिची, इन्हें सी का ऊपर पढ़े हुए थे कि सी का किसने किया था, तो डेनिस रिची, इन्होंने C- का भी किया था। निम्नलिखित में से कौन से कमांड बेसिक लैंग्वेज में प्रयुक्त होता है? बेसिक लैंग्वेज में प्रयुक्त होता है सारा, ऑटोरैम, लिस्ट सेव, कॉन्ट एडिट, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? असेंबलर के बारे में कौन सा यहाँ पे मेनली गलत है? तो ये सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता, ये गलत है, कर लेता है। जबकि सही क्या सब है? असेंबलर लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, बिल्कुल सही है। यह प्रोग्राम एजुकेशन में शामिल होता है। यह ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, वही करता है ना मशीनी लैंग्वेज को, मतलब सॉरी हमारी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, चाहे कोई भी हो लैंग्वेज उसको वो कन्वर्ट कर देगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो विंडो नहीं है, विंडो लैंग्वेज नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। C++, फोर्ट्रन, सी, ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, मशीनी लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा, आगे प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वह कंप्यूटर भाषा है जो परिभाषित करता है कि संरचित आंकड़े सामान्य तौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह डिजाइन नहीं किया हुआ है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं डिजाइन, तो वो जगह सी लैंग्वेज, मतलब ये है, ठीक ना, सी लैंग्वेज है। तो क्या सब हो जाएगा? 2, 1 और 3, ये सब नहीं है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओनली सी लैंग्वेज जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह डिजाइन किया गया है। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर वैज्ञानिक ने पहली बार बिट्स शब्द का प्रयोग किया? बिट्स का प्रयोग किया क्लॉड ई सैनन। क्लॉड ई सैनन। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? यह है जावा, जावा। ऑप्शन नंबर सी। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसने किया था? बेसिक का विकास किया था जॉन केमेनी और थॉमस यूगेन कुर्ज। जॉन केमेनी और थॉमस यूगेन कुर्ज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, कौन कथन सही है कौन कथन गलत है। तो जावा स्क्रिप्ट एक कमजोर किस्म का टाइप्ड कंप्यूटर लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट हाँ थोड़ा कमजोर है। HTML का उपयोग साइट क्लिकिंग में वेब पेज के सामग्री को आपस में संबंधित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे दोनों कथन सही है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19वां है, देखो उतना कमजोर नहीं है लेकिन और जैसे C++ है उस सब की तुलना में ये कमजोर है। किसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा
सी का विकास किया था। तो ऊपर पढ़े थे सी का विकास किसने किया था? डेनिस रिची ने, डेनिस रिची। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो उच्च स्तर की भाषा मसैनी भाषा से उच्चतर स्तर में एब्स्ट्रैक्शन का उपयोग करता है। तो ये सही हो जाएगा। मतलब उच्च स्तर से अगर उच्चतर स्तर पर ले जाना होगा तो उसमें हम एब्स्ट्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये सही है। दूसरा दिया गया असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर तथा अन्य प्रोग्राम योग यंत्र हेतु उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं। असेंबली लैंग्वेज तो वो होता है ना कि वो कन्वर्ट करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। आगे यहाँ पे लैंग्वेज जनरेशन दिया गया है और कौन सा लैंग्वेज इसमें यूज किया गया तो वो आपको मिलाना है यहाँ पे। तो पहला दिया गया, पहला में क्या होता है? डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज था। दूसरा जो लैंग्वेज जनरेशन था उसमें आ गया मशीन लैंग्वेज। तीसरा में आ गया असेंबली लैंग्वेज और चौथे में आ गया संरक्षित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रिपीट कर लो, पहले वाले में था डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, दूसरा में हो गया मशीनी लैंग्वेज, तीसरा असेंबली लैंग्वेज और चौथा क्या था? संरचित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी अन्य 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में अधिक सफल उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो यह है एल्गोल, एल्गोल। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक लैंग्वेज पास्कल के उत्पन्न सिस्टम प्रोग्राम लैंग्वेज है और रक्षा अनुप्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है? एडीए, एडीए रक्षा अनुप्रयोग में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने फोर्ट्रन को डिजाइन किया था जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ऊपर पढ़े थे इसको डिजाइन किया था जॉन बॉक्स ने, जॉन बॉक्स। फोर्ट्रन को जॉन बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज ऐसी पहली लैंग्वेज है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के सभी प्राथमिक गुण मौजूद होते हैं? यह है सेमुला, सेमुला। ऑप्शन नंबर बी। नियम के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है? ये कहलाता है कमांड लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किस युग की कंप्यूटर भाषा बिना किसी प्रोग्राम के दी गई प्रॉब्लम को सुलझाने में कंप्यूटर की मदद करता है? तो यह है आपका पंचम युग का, पंचम जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, 5th जनरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। देखो और भी 3 लेसन बचे हुए हैं, ठीक ना, इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। सेशन थोड़ा आप लोग शेयर वेयर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम क्राउन ऑब्जेक्टिव का जो कंप्यूटर का मतलब लेसन है उसमें अभी हम करेंगे 12.9, 10, 11 तीनों कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। साथ ही बता दें कि मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य जो है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देख लेना। मैं उसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक ना। काफ़ी अच्छे से मैंने कवर किया शॉर्ट नोट की तरह, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं कंप्यूटर। पहला प्रश्न है यहाँ पे, एक प्रोग्राम जिसका इंटरफेस उपयोगकर्ता के लिए DBMS से ज़्यादा अनुकूल होता है क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं फॉर्म, फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी। डेटाबेस में डेटा को इनपुट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति मतलब इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है? माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन टच, स्कैनर, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा जो मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक ना, इनपुट नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश डेटा के दोहराव को, डेटा की अस्थिरता को, निर्भरता को और डेटा के अनाधिकृत उपयोग को कम करने के लिए समाधान प्रदान करता है। यह है DBMS, DBMS। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें से जो डाटाबेस 2000 है ये कोई है ही नहीं, जबकि DBase, ओरेकल और फॉक्सो प्रो, ये सब क्या है? फॉक्स प्रो, ये सब DBMS सॉफ्टवेयर है। किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में किसी विद्यार्थी का नाम तथा पता क्या माना जाएगा? इसे एट्रीब्यूट माना जाएगा, एट्रीब्यूट। डेटाबेस सारणियों से मिलाकर बना होता है तथा सारणियाँ पंक्ति जिन्हें क्या कहते हैं से मिलकर बना होता है। ये बना होता है रिकॉर्ड और फील्ड से, रिकॉर्ड फील्ड से। ऑप्शन नंबर बी। एक रिकॉर्ड का एक विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड के विशिष्ट रूप की पहचान दिलाता है उसे हम कहते हैं की फील्ड या फार्मूला भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। डेटा रिलेशनशिप सेमेंटिक्स और कंटेक्स्ट
का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल कौन सा है? ये टूल होता है डेटा मॉडल। डेटा मॉडल। ऑप्शन नंबर सी। संबंधित फाइल का समूह क्या कहलाता है? एक साथ ढेर सारा फाइल, तो उसके समूह को क्या कहते हैं? आंसर बन जाएगा डेटाबेस। डेटाबेस आंसर यहाँ पे, मतलब इसमें ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, डेटाबेस होगा। ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। एक डेटाबेस में एक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ये कहलाता है फील्ड। फील्ड वह भाषा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करता है, यह है डीडीएल। डीडीएल। एक डेटा आइटम के संग्रह के लिए किसकी आवश्यकता होती है? डेटाबेस की आवश्यकता होगी। रिलेशन डेटाबेस में एक डाटा स्ट्रक्चर जो एक विषय के बारे में सभी सूचनाओं को पंक्ति तथा स्तंभ यानी कॉलम के रूप में व्यवस्थित करता है, वो होता है सारणी। सारणी। ऑप्शन नंबर डी। किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड निकाले जाते हैं, उसे उस क्वेरी का क्या कहा जाता है? डायनासेट। डायनासेट। अब आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वो है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। बहुत सारे प्रश्न अभी से आ रहे हैं नेटवर्किंग एंड इंटरनेट से। पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? टीसीपी या आईपी? आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन, जिसको मोडेम कहते हैं, के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? मोडेम। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको हाईफाई का फुल फॉर्म पता है, हाई फिडालिटी, तो इसका क्या हो जाएगा? वायरलेस फिडालिटी। वायरलेस फिडालिटी। फिडालिटी तो होता है भरोसेमंद, बिना तार का भी भरोसेमंद है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है यूआरएल क्या होता है। तो यह एक डायनामेंट या पेज का www पर एड्रेस है। आपको बताना है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में। काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन प्रयोग किया जाता है? इसमें हम .edu प्रयोग करते हैं। और कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया गवर्नमेंट के लिए इंडिया, ठीक ना। कॉमर्शियल होता है तो कॉम लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सचेंज करता है? तो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं। पहला भाग तो यूजर नेम होता है जो कि दूसरे भाग से @ के द्वारा अलग होता है। तो इसका दूसरा भाग क्या होता है? डोमेन नेम होता है। @gmail.com जो लिखते हो वो क्या होता है? डोमेन होता है। किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिक या उपलब्ध करने को क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9, वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं पासवर्ड। पासवर्ड। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट डैश को पहचानने के लिए काम आता है। लिंक। लिंक। ऑप्शन नंबर ए। किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहा जाता है? इसे हम कहेंगे होम पेज। ये सब प्रश्न आसान लग रहा हो आपको, जिनको आता है। जिनको नहीं आता ये काफ़ी टफ हो जाता है। आप लोग सही से देखिए, एग्जाम में इसी से प्रश्न आते हैं। गूगल, याहू, MSN, नेटस्केप, नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट किस नाम से है? ये क्या है? एक सर्च इंजन है। ये सब क्या है? एक सर्च इंजन है। किसके माध्यम से आप ईमेल कहीं से कहीं एक्सचेंज कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? ये होता है वेब मेल इंटरनेट। वेब मेल इंटरनेट। नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट। किसी भी ईमेल भेजना एक प्रकार से क्या है? ईमेल भेजना एक किसी को पत्र लिखने के समान ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है, सॉरी ए सही है। इंटरनेट पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के किसी विषय पर विचारों के आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? यूजनेट। यूजनेट। HTML का फुल फॉर्म बताना कमेंट बॉक्स में टैग्स जिसमें वर्ड होता है किससे घिरे होते हैं? ये घिरा होता है एंगुलर ब्रैकेट से। इससे एंगुलर ब्रैकेट। किसी भी डोमेन नेम के आंतरिक 3 अक्षर क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। जैसे ऊपर पढ़ते हैं ना com.in.org, तो वही लास्ट का 3 नंबर जो होता है
वर्तमान में भारत के नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के खोजकर्ता कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग, सबको पता है। निम्नलिखित में से यूआरएल में इस पैरामीटर का होना आवश्यक है। यूआरएल में क्या होगा? तो इसमें एक प्रोटोकॉल आइडेंटिटी होगा, आईपी एड्रेस जो कहते हैं, www होगा और अद्वितीय कोई डोमेन नेम भी होगा। ये कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ ऑप्शन दिया गया है। एक कुकी क्या होता है? तो ये उपयोगकर्ता के वेब गतिविधि के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। इसीलिए हमेशा क्या करें, सिस्टम जब बंद कर दे तो कुकी को डिलीट कर दे, क्योंकि हैकिंग जो होगा ना तो उससे ये पता कर पाता है कि ये कौन कौन सा वेबसाइट खोलता है, कौन सा आपका ईमेल आईडी का लिंक है। तो इस सब को इसीलिए क्या कहता है, इसको डिलीट कर देने के लिए। हालांकि डिलीट करने से क्या होगा, फिर आप जो अगेन दोबारा करोगे तो प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेता है, पर आप सिक्योर रहते हो। ओके। उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को संग्रहित करता है। उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को कौन संग्रहित करता है? आंसर बन जाएगा, अच्छा मैं ये क्या पढ़ने लगा चलो आगे क्वेश्चन आते हैं। सर्च इंजन पर सर्च किए गए तत्वों के आधार पर जो वेब पेज खुलकर आता है उससे जिस पद से संबोधित किया जाता है वह क्या है? वो होता है हिट। हिट ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे प्रश्न, एफटीपी का फुल फॉर्म। एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूछा गया प्रश्न है ये सब एनटीपीसी में इस बार। इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना क्या कहलाता है? ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन। इंटरनेट पर सामान की वस्तुओं का लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? इसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स। यह प्रोटोकॉल आईपी आधारित नेटवर्क पर ध्वनि को वितरित कर संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ये क्या होगा? ये होगा VoIP। VoIP वोकल आईपी। निम्नलिखित में से वह इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं है। व्यक्तिगत संचार का माध्यम इसमें से इंस्टासोल्स नहीं है, जबकि चैट, इंस्टेंट मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल ये सब व्यक्तिगत संचार का माध्यम है। वह वेब ब्राउज़र टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है, वो है इसमें से ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। मोबाइल कॉमर्स का अच्छा विवरण इसमें से कौन सा है? तो यह है वायरलेस हैंडसेट डिवाइसों के द्वारा सामान या सेवाओं की खरीदारी या बिक्री करना, यही होता है मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल से बनाया गया इंटरनेट को बनाया गया। इंटरनेट को कब बनाया गया? 1950 के दशक में, बहुत पहले। ऑप्शन नंबर ए। यदि ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए प्रयुक्त होता है तो एम कॉमर्स किसके लिए प्रयुक्त होता है? एम होता है मोबाइल कॉमर्स के लिए, मोबाइल। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग हैंड हेल्ड डिवाइस पर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, WAP का। WAP वह ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है साइबर सुरक्षा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला ही प्रश्न दिया गया, जंक ईमेल को कहा जाता है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहा जाता है। स्पैम मैसेज, कभी भी उस पर क्लिक नहीं कीजिएगा। स्पैम वो होता है कि जैसे मान लो हमको कोई मेल आया, मैं समझ गया कि ये इररिलेवेंट है तो मैं उसको रिपोर्ट कर दिया, और फिर वही मेल आपके पास आया तो वो स्पैम में आ जाएगा, ठीक ना। मतलब किसी न किसी द्वारा ये रिपोर्ट कर दिया गया मेल है। आगे सुपर कुकी क्या है? सुपर कुकी क्या होता है? तो यह एक ऐसा कुकी है जिसके साथ जन प्रत्यय आधारित यानी पब्लिक सफिक्स डोमेन जुड़ी होती है, वही होता है सुपर कुकी। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रोग्राम निर्देश का वह सेट कौन सा है जो खुद ही अपने किसी फाइल से अटैच कर सकता है, पुनरुत्पित मतलब रिप्रोड्यूस हो सकता है और अन्य फाइल तक फैल सकता है? तो ये हालांकि एक प्रकार का क्या हो गया, वायरस हो गया। तो कंप्यूटर वायरस। वायरस नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वायरस जो है कभी भी कीबोर्ड को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कीबोर्ड को, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क, प्रोग्राम फाइल अंतर्गत सबको लगभग कर देता है, अब कीबोर्ड में उसको नहीं करेगा। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषता, मतलब हार्ड ड्राइव को कभी नहीं करता, हार्ड मतलब जो हार्डवेयर है ना उसको, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करता है, उसे हम कहते हैं हैकर। एक हम वीडियो कुमार सॉल्यूशन नाम से मेरा ही चैनल है, उसमें हम बना देंगे कि हैकर से अगर आपको बचना है ना, मेनली सिस्टम में बता पाएंगे हम, मोबाइल का थोड़ा अलग होता है, तो आप लोग ये काम सब कर सकते हो, ठीक ना। जैसे कुकीज़ को मैंने कहा डिलीट कर देने के लिए, तो क्रोम में और भी ढेर सारा एप्लीकेशन सब होता है, उस सबको थोड़ा साफ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? हैकर। हैकर। सूचना कूटांकन यानी इंक्रिप्शन
एक सुरक्षित विधि है, लेकिन यह डिजिटल पेस्ट्स और हैकर को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें क्या आवश्यक करना चाहिए? तो फायरवॉल्स का यूज़ करना चाहिए। डैश व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होती है कि वो अपनी गलती पहचान बताकर आपसे गोपनीयता सूचना हासिल करेगा। ये होता है फिशिंग। मेनली जो आप मेरा भी हैकिंग देखे होंगे, वो एक फिशिंग स्कैम के ही अंतर्गत हुआ था। मतलब वो अपना गलत पहचान बताकर डाटा हासिल किया था। आगे, कॉपीराइट युक्त फाइलों को अपने मित्रों के साथ शेयर करना अनैतिक क्यों है? क्योंकि कॉपीराइट युक्त फाइल को बिना अनुमति से शेयर करने से कॉपीराइट कानून क्या होता है? भंग होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया और ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है वो बता रहा है। तो पहला इसमें दिया गया नेगवेयर। नेगवेयर, ठीक ना। ये क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक ना, और वो फ्री में यूज़ करो, ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो आप जब यूज़ करोगे ना तो एक पॉपअप मैसेज आएगा, कहेगा कि आपका वैलिडिटी खत्म हो गया, रिचार्ज करवा लो या जो भी हो। तो वो होता है नेगवेयर। ओके, नेगवेयर क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा देखो, आगे दिया गया एडवेयर नाम से क्लियर है कि यह सॉफ्टवेयर पैकेज जो इंस्टॉल किए जाने के बाद स्वयं ही विज्ञापनों को प्रचलित करता है और डाउनलोड भी कर देता है। तो ये होता है एडवेयर। कभी भी ऐसे एप्लीकेशन का यूज नहीं करना चाहिए। चैट स्पॉट क्या होता है? चैट स्पॉट ये सॉफ्टवेयर है जो कि मान्यता प्राप्त विपणन कूट यानी मार्केटिंग कोड को ओवरराइट करता है ताकि लक्षित प्राप्तकर्ता की बजाय सॉफ्टवेयर निर्माता के खाते में पूरी राशि स्थानांतरित हो जाए। चैट पोस्ट होता है, चैट पोस्ट। अब स्टीलवेयर नाम से क्लियर है, ये चोरी करता होगा। स्टीलवेयर क्या हो जाता है कि शाब्दिक गतिविधि या वार्तालाप जो होता है उसको वो चोरी करेगा, स्टीलवेयर होता है। आगे देखिए, मतलब स्टीलवेयर आपका कैमरा भी ऑन कर लेगा वो, ठीक है ना। तो ये सबसे बचना रहता है। 11वां प्रश्न है, क्लिक जैकिंग क्या होता है? क्लिक जैकिंग क्या होता है? तो वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक होता है क्लिक जैकिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन है जो कि वैसे डेटा पैकेट्स को नियंत्रित करता है जो नेटवर्क में मौजूद पासवर्ड तथा अन्य आंकड़े को अधिकृत करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो आंसर बन जाते हैं पैकेट स्नीफर। निम्नलिखित के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉक्स प्रयोग किए जाते हैं। किसकी सुरक्षा के लिए फायरवॉक्स प्रयोग होता है? तो अनऑथराइज्ड अटैक्स के लिए, यानी हैकर से बचने के लिए फायरवॉक्स का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, जब किसी अनजान प्रेषक से कोई ईमेल मिले तो निम्न में से क्या करना सुरक्षित होता है? बिना खोले उसे डिलीट कर दो। जो स्पैम में आएगा उसको आप डायरेक्ट मार्क करो, डिलीट कर दो, कोई देखना ही नहीं उसमें। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। टोटल हमने कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया। इसका मास्टर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।